हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। तो 3 एंड 4 के जो 3/4 के जो चैप्टर 6 के क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3/4 के और 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी 1.5 नंबर, ठीक है। तो चैप्टर 6 में से, ठीक है, बंगाल सैली वाला जो चैप्टर है, तो अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन सकते हैं। बंगाल सैली क्या है स्पष्ट कीजिए, बंगाल सैली के बारे में पूछ लेंगे। तो आपने जैसे चैप्टर पढ़ा है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपीय एवं भारतीय संस्कृतियों के आदान प्रदान से एक नवीन कला का जन्म हुआ था। यानी भारतीय संस्कृतियों पर आधारित तो कला पहले से ही विद्यमान थी यहाँ पर, और फिर जो यूरोपीय आर्टिस्ट आए थे तो उनके साथ यूरोपीय शैली आ गई, और इन दोनों शैलियों के आदान प्रदान से यानी यूरोपीय आर्टिस्ट ने भी हमारी भारतीय संस्कृतियों से कुछ कैच किया और हमारी संस्कृति ने यूरोपीय शैली से, तो आदान प्रदान से एक नई शैली का जन्म हुआ था। भारतीय कला में इस भावना ने राष्ट्रीय कला आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। अब देखो कि ज़्यादा यूरोपीय शैली का अनुसरण करने से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो चित्रों में कम दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ वो मैंने बताया था ना आपको, एक इंसिडेंट ही मानो आप इसको, कि ईवी हेवेल ने कहा कि भारतीय कलाकारों को कि आप क्या कर रहे हो, भारतीय कला को छोड़ के यूरोपीय कला के पीछे आप अंधे होके अनुसरण कर रहे हो उसका। तो फिर क्या हुआ, उससे अवनींद्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए और फिर इसी भावना से राष्ट्रीय कला का आंदोलन इसलिए कहा गया, इसको अचानक से इसको फिर शुरुआत किया था कि हमारी राष्ट्रीय कला को बढ़ावा देंगे हम। तो इसको क्या कहते हैं, एक मूवमेंट कहते हैं, एक आंदोलन कहते हैं। वैसे कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं था, ठीक है। यह राष्ट्रीय कला आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कला इतिहास में बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके जो जन्मदाता अगर आपसे पूछे कि बंगाली शैली या बंगाल स्कूल के जन्मदाता कौन है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि शुरुआत की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। शुरुआत कहाँ से की थी, बंगाल से की थी, तो इसलिए इसको बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। explain what is Bengal style. तो in the last decade of the 19th century a new art was born due to the exchange of European and Indian cultures, ठीक है। भारतीय और यूरोपीय संस्कृति के आदान प्रदान से 19वीं शताब्दी में जो कला विकसित हुई थी वह क्या कहलाती है, बंगाल शैली के नाम से। दिस सेंटिमेंट टूक द फॉर्म ऑफ ए नेशनल ऑफ मूवमेंट इन इंडियन आर्ट, ठीक है। इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दिस नेशनल आर्ट मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन बंगाल, और ये ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ था, ये बंगाल से हुआ था। नोन एज इन आर्ट हिस्ट्री ऑफ द बंगाल स्कूल और द बंगाल स्टाइल, इसलिए इसको और आर्ट कला इतिहास में और बंगाल स्कूल या फिर बंगाल स्टाइल शैली के नाम से जाना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर इज द फादर ऑफ बंगाल स्टाइल, और अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का फादर या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर बंगाल शैली से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है मैंने। बंगाल शैली का उद्भव है वो किन परिस्थितियों में हुआ था, सिचुएशंस क्या थी कि बंगाल शैली को का उद्भव हुआ था। तो बंगाल शैली का उद्भव बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल था। बौद्धिक विचार थे, ठीक है, और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल था। तो जो बुद्धिजीवी थे ईवी हेवेल, उन्होंने एक सुझाव दिया था, अपने विचार दिए थे, उन विचारों पे अमल किया गया और अपने देश के प्रति प्रेम था, इसलिए आर्टिस्ट ने अपनी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और ये बंगाल शैली है उसको जनरेट किया था। कलकत्ता सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था उस समय। कल्चरल एक्टिविटी है वो कलकत्ता में हो रही थी। इस समय टैगोर वंश परंपरा में जो अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन दोनों ने कला के लिए एक जन जागृति का काम किया था। इनको सचेत तो ईवी हेवेल ने कर दिया था, फिर इन्होंने क्या किया, बहुत ही
जो लोगों में जन जागृति है वो जागृत की थी कि हमें हमारी कला का को नहीं छोड़ना चाहिए यूरोपीय कला के लिए। तो इस तरह से अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचारों और ईवी हेवेल के भारतीय कला के प्रति उदार दृष्टिकोण ने बंगाल शैली का सूत्रपात किया था। देखो ये दोनों चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ईवी हेवेल एक अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी भारतीय कला के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अटैचमेंट थी और भारतीय कला के प्रति उनका जो रवैया है, जो इनका जो दृष्टिकोण है वो उदार था। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो सही स्टेटमेंट था भारतीय कला के बारे में वो कलाकारों को बताया कि भारतीय कला वो अजर अमर अमर अपार है, कभी नहीं मिटने वाली है। भारतीय कला है वो अपनी संस्कृति को उजागर करती है, अपने इतिहास को उजागर करती है, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक साहसिक क्रांतिकारी विचार थे इनमें और उन्होंने इस कदम को उठाया था, बंगाल से शुरुआत किया था, इसलिए बंगाल से ली। तो ये सिचुएशंस बतानी आपको कि ये परिस्थितियां थी, इसलिए बंगाल से लेकर उद्भव हुआ था। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, आप ध्यान से सुनोगे, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। अंडर वॉट क्रिसमस टेंसेज डिड द बंगाल स्टाइल एमर्ज। तो वही बात है कि सिचुएशंस भी आ सकता है यहाँ पर किन परिस्थितियों में। तो द इमरजेंस ऑफ बंगाल स्टाइल इन द रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट एंड लव फॉर द कंट्री। बताया ना, बुद्धिजीवी जो विचार होते हैं, इंटेलेक्चुअल थॉट एंड लव फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति जो प्रेम था उस वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ था, जनरेट हुई थी। कलकत्ता हैड बिकम ए मेजर सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, और उस समय कलकत्ता है वो मेजर सेंटर यानी मुख्य सेंटर था कल्चरल एक्टिविटीज़ का। एट हिज टाइम पेंटर्स लाइक अवनींद्रनाथ टैगोर एंड गगनेंद्रनाथ टैगोर डिड द Tagore of public awareness for art in the Tagore dynasty, तो dynasty tradition। तो जो टैगोर वंश है उसमें ये दो थे, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लोगों में इस कला के प्रति हमारी जो परंपरागत कला है उसके प्रति उन्होंने क्या किया था, पीपल अवेयरनेस या जन जागृति फैलाई थी, जन जागृति बढ़ाई थी। ठीक है, फिर देखिए द बोल्ड रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द, इनके जो बोल्ड रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है इनके साहसिक क्रांतिकारी विचार थे, आइडियाज थे। एंड द इलेक्ट्रिक अप्रोच ऑफ ईवी हेवेल, इलेक्ट्रिक अप्रोच ऑफ ईवी हेवेल, और ईवी हेवेल के जो विचार हैं वो क्या थे, टुवार्ड्स इंडियन आर्ट हेराल्डेड द बंगाल स्टाइल। तो भारतीय कला के प्रति उनका उदारवादी दृष्टिकोण था और इसी वजह से क्या हुआ था, बंगाल शैली का उद्भव हुआ था। ये सिचुएशंस थी जो कि मैंने पहले आपको बता दी है कि किस तरह से ईवी हेवेल हैं वो सोच रहे थे भारतीय कला के बारे में, फिर उनके विचारों का किस तरह से अवनींद्रनाथ टैगोर पे प्रभाव पड़ा था, तो इस वजह से और जो बंगाल शैली है उसका उद्भव हुआ था। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, बंगाल शैली का प्रसार कैसे हुआ था, यानी ये सेपरेट कैसे हुई थी, फैली कैसे थी। तो बंगाल शैली सन 1895 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य एक निश्चित क्षेत्र में पनपी थी और एक स्टार्टिंग में इसका एक निश्चित ही क्षेत्र था, मतलब निर्धारित एक एरिया था। और फिर इसका क्या हुआ, शीघ्र ये शांति निकेतन और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कलकत्ता के कला विद्यार्थियों के माध्यम से और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रसार हो गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये बंगाल में ही थी, बंगाल में थी, और कलकत्ता में इसके जो कल्चरल जो एक्टिविटीज है वो हो रही थी, तो मेन सेंटर था कलकत्ता। तो फिर यहाँ पे जो कला विद्यार्थी थे उनके माध्यम से ये लगभग सभी क्षेत्रों में फैल चुकी थी। इस कला आंदोलन में से भारतीयों में एक राष्ट्रीय शैली का विचार विकसित हुआ। सन 1920 ईस्वी के दशक के अंत तक यह कला आंदोलन अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में जो योगदान है वो आर्टिस्ट है नंदलाल बोस। अलग से भी पूछ सकते हैं बच्चों की बंगाल शैली के योगदान में कौन कौन से कलाकारों का योगदान था प्रचार प्रसार में, तो नंदलाल बोस आ जाएंगे, जितेंद्र मजूमदार आ जाएंगे जिन्होंने रासलीला चित्र बनाया था, नंदलाल बोस ने मिट्टी का टिल्लर बनाया था, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जेमिनी रॉय, आनंद कुमार स्वामी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह से आप इसके बारे में बताओगे। ठीक है, हाउ डिड द बंगाल स्टाइल सेपरेट, तो ये बंगाल शैली कैसे फैली थी। तो देखिए, हाँ, बंगाल स्टाइल फ्लोरिस्ट इन ए क्रिएशन सर्टेन एरिया, निश्चित क्षेत्र में, बिटवीन 1895 एडी टू 1820 एडी। तो 1895 से 1820 ईस्वी तक ये एक निश्चित क्षेत्र में ही पनपी थी। इट्स सून सेपरेट टू ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया।
through the art students of Shanti Niketan and Government School of Arts and Crafts कलकत्ता। तो शांति निकेतन और कलकत्ता का जो आर्ट्स स्कूल था उसमें जो विद्यार्थी थे उनके थ्रू मतलब उनके माध्यम से, और ये बहुत ही जल्दी और ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स यानी काफ़ी सारे क्षेत्रों में फैल चुकी थी। ठीक है। द आइडिया ऑफ ए नेशनल स्टाइल डेवलप्ड अमोंग इंडियंस फ्रॉम दिस आर्ट मोमेंट। बाय द एंड ऑफ द 1920s दिस आर्ट मूवमेंट वॉज इट इज पीक। तो 1920 के दशक में और ये पीक पे था, चरम पे था, इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है जिन आर्टिस्ट का, वो आर्टिस्ट के नाम नंदलाल बोस, जितेंद्र नाथ मजूमदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जैमिनी राय, आनंद कुमार स्वामी इटीसी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द प्रोपेगेशन ऑफ बंगाल स्टाइल। तो बंगाल शैली को आगे बढ़ाने में जिन आर्टिस्ट ने योगदान दिया था उनके नाम हैं, तो अलग से भी इनके नाम हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बंगाल शैली की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो बंगाल शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। 4-5 पॉइंट बनाए हैं मैंने। पहला पॉइंट देखिए, इस शैली के जो प्रेरणा स्रोत पहाड़ी शैलियाँ हैं, अजंता है, मुगल है, राजस्थानी चित्र थे। प्रेरणा स्रोत का मतलब क्या है कि इस शैली के आर्टिस्ट हैं उन्होंने पहाड़ी शैली से, अजंता शैली से, मुगल शैली से, राजस्थानी शैली से प्रेरणा ग्रहण की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस शैली में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म एवं इतिहास आदि का समावेश था। तो ये तो है ही, ट्रेडिशन आर्ट है ये, और हमारी भारतीय जो आर्ट है इसमें परंपरा, संस्कृति, धर्म, इतिहास सभी का समावेश दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है चित्रों में रंग योजना। बहुत अच्छे तरीके से रंग लगाए गए थे, और सबसे ज्यादा बंगाल शैली में इम्पोर्टेंट बात आई है ये वॉश टेक्निक है वो यूज में ली गई है। यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स बनी है इस चैप्टर में इस चैप्टर में इन पेंटिंग्स में वॉश टेक्निक है उसका कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, इस शैली में रेखांकन के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। तो रीपेंटिंग यानी जो रेखाएं हैं उनका पुनः उनका यूज किया गया है। पुनः यूज अपने आप ही होगा, जैसे वॉश टेक्निक है तो उसमें पुनः रेखांकन होता है, ये कंपलसरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद जो मेन बाउंड्री है वहाँ पे गाढ़े रंग से मोटी एक लाइन कलर की लगाते हैं, फिर उसको पानी में डुबो करके बाहर निकालते हैं, तो उसका झीना झीना आवरण पूरी पेंटिंग पे हो जाता है। फिर सुखा के फिर उसकी बाउंड्री को फिर से ड्रॉ किया जाता है, तो ये पुनर्रेखांकन हो गया। नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट है विशेषताओं का। इस शैली में अन्य तकनीक भी यूज हुई है, जल रंग का प्रयोग भी हुआ है, टेम्परा जो कि कलरों को गाढ़ा करके लगाया जाता है उनको टेम्परा कहते हैं, और मुगल चित्रों में जिस प्रकार की रंग योजना है उसको भी अपनाया गया है। तो बंगाल शैली की मुख्य जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप ध्यान से याद रखोगे। पांचों पॉइंट है, ज़्यादा होने को तो 15-20-10-12 पॉइंट भी बना सकते थे, लेकिन ये पांचों पॉइंट हैं, इनमें ये दमदार पॉइंट हैं, अच्छे पॉइंट हैं, और आप अच्छे से याद रखोगे। तो यही वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आज थोड़ा सा मेरा जुकाम वगैरह हो रखी है ना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम बचा है, 3 और 4 के क्वेश्चन है वो डालूं। आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्टाइल। तो यही वाला क्वेश्चन है, विशेषताएं। तो द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्टाइल वर द फॉलोइंग, निम्नलिखित हैं। और पहला है द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दिस स्टाइल वर पहाड़ी, अजंता, मुगल एंड राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल। तो ये इन शैलियों से इंस्पायर हुई थी, प्रभावित हुई थी। इंडियन ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजन्स एंड हिस्ट्री इट आर इंक्लूडेड इन दिस स्टाइल। तो इस स्टाइल में भारतीय परंपरा, कल्चर, धर्म और इतिहास है वो उसका समावेश है, उसको शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है। एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द बंगाल स्टाइल इज़ द कलर स्कीम है, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स है इन द पेंटिंग्स और नॉन एज द वॉश टेक्निक। और इसमें क्या है, जिसको क्या कहते हैं, वॉश टेक्निक कहते हैं। इन दिस स्टाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग वॉज री इस्टेब्लिश। तो रेखांकन को पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, अदर टेक्निक्स सच एज वाटर कलर, टेम्परा एंड द कलर स्कीम ऑफ मुगल पेंटिंग्स वर अडोप्टेड इन दिस स्टाइल। तो इसमें अदर जो स्टाइल्स हैं उनका भी प्रयोग है, जैसे वाटर कलर है, टेम्परा है, तो कलर स्कीम है वो मुगल चित्रों जैसी कलर स्कीम भी यूज में ली गई है। तो ये फीचर्स हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदलाल बोस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि लास्ट ईयर शायद पूछा था, राजा रवि वर्मा के बारे में शायद पूछ लिया है, तो उससे बाद में बच्चों जो बचते हैं
तो नंदलाल बोस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसी हिसाब से और जो आर्टिस्ट हैं, ईवी हेवेल के क्या विचार थे वो पूछ सकते हैं। अ, गगनेंद्र नाथ के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी शैली पूछ सकते हैं, क्यूबिस्ट ज्योमेट्रिक शैली थी, और भी उन्होंने जो वर्क्स किए थे, जो रचनाएं की थी वो आ जाएंगी, उनके बारे में मैंने लिखवा रखा है, नोट्स बनवा रखे हैं। तो मतलब ये एक पर्सन ऐसा है जिसको देख के आप काफ़ी सारे जो पर्सन आए वो सही कर सकते हो, इस हिसाब से पूछ सकते हैं। मतलब अदर जो आर्टिस्ट है उनका भी पूछ सकते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे। तो नंदलाल बोस का जन्म सितंबर 1883 मुंगेर जिले में हुआ था। आपकी जो बुक है उसमें ये जन्म डेट वगैरह नहीं दे रखी है, मैंने इसको ऐसे ही जो पुराना हमारा जो सिलेबस था उसमें सभी आर्टिस्ट के हैं तो वो ऐसे ही याद था, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। हवेली खड़गपुर में हुआ था इनका जन्म। सन 1917 में इन्हें ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्राचार्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने अजंता बाग आदि गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। और मेन इम्पोर्टेंट इनका वर्क्स है वो ये है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का जो पंडाल लगा था, ठीक है, उसमें जो पोस्टर बनाना था ना वो गांधी जी ने इनसे बनवाया था, गांधी जी ने इनको आमंत्रित किया था, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। और नंदलाल बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्त किया था, ये भी ध्यान में रखना। और 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो ये इस बार नहीं दे रखा है 1954 वाला पद्म विभूषण वाला, फिर भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। इसका थोड़ा सा और बड़ा करते हो तो आप इसको हरिपुरा अधिवेशन वाला जो पैनल है इसके ऊपर उन्होंने क्या क्या सीन डिपिक्ट किए हैं, हल चलाता हुआ किसान है, दूध को मथती हुई महिला है, संगीतकार ढोलक बजाते हुए, और ये इस तरह की पेंटिंग बना के रखे। नंदलाल बोस ये दिखाना चाहते थे कि हमारे देश के विकास में जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आपने जो पढ़ा है बच्चों को, मैंने तो याद करवाया, नोट्स वगैरह बनवाए हैं इसके पूरे डिटेल से ये सारी चीज़ें। तो यही वाला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर 1883 एडी इन हवेली खड़गपुर विलेज ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। इन 1917 he was appointed principal of the ओरिजेंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ओरिजेंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के इनको प्रिंसिपल नियुक्त किया था 1917 में। ही मेड कॉपीज ऑफ द वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता बाग एटीसी, और इन्होंने बाग अजंता की जो वॉल पेंटिंग है, भित्ति चित्र हैं गुफाओं के, उनकी प्रतिलिपियां बनाई थी इन्होंने, कॉपी की था वो काम। He was invited by Gandhi to make posters for the पंडाल of the हरिपुरा सेशन of the कांग्रेस। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके पंडाल में जो पोस्टर लगना था उसको बनाने के लिए गांधी जी ने इनको इनवाइट किया था। नंदलाल बोस was appointed by रविंद्रनाथ टैगोर as the head of the art department of शांति निकेतन, और शांति निकेतन डिपार्टमेंट का हेड बनाने के लिए इनको और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको अपॉइंट किया था, ठीक है, नियुक्त किया था। In 1954, the government of India honored him with the पद्म विभूषण। 1934 में गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो ये दे तो नहीं रखा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। फिर देखिए, अब्दुल रहमान चुगताई की कला विशेषताएं पूछ ली है, ऐसे ही अदर जो बच रहे हैं उनकी भी पूछ लेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में 3 और 4 का जो है वो 40-45 वर्डिंग ही रखनी है, शब्द सीमा रखनी है 40-45 ही, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब्दुल रहमान चुगताई की कला विशेषता। इनका जन्म 21 सितंबर 1897 ईस्वी को मुगल कलाकार परिवार में हुआ था। तो इनका भी जन्म डेट नहीं दे रखी है, मैंने ऐसे इसमें लगा दी है, इनका पूरा परिचय बताने के लिए आप बता सकते हो। चुगताई ख्याति प्राप्त प्रतिभा संपन्न पुनर्जागरण काल के कलाकारों में से एक विशिष्ट चित्रकार थे, और भावनात्मक एवं सौंदर्य दृष्टि से उनके चित्रों का विशेष महत्व है। यानी इनके जो चित्र हैं उनमें भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और सौंदर्य है, सुंदरता है। इन्होंने किंवदंतियाँ, जो लोक कथाएं हैं, जो इंडो इस्लामिक, राजपूत और मुगलों के इतिहास के पात्रों को चित्रित किया है, सभी प्रकार का चित्रांकन इन्होंने किया है। चुगताई है ना, इनके प्रसिद्ध चीनी और जापानी जो आचार्य थे उनके साथ भी शैलीगत संबंध थे। शैलीगत संबंध का मतलब इनसे भी, उनकी शैलियों से भी ये सीखते थे, उनसे ये प्रशिक्षण लेते थे, शैलीगत संबंध थे। उनकी प्रमुख पेंटिंग तो राधिका है ही, क्योंकि उसका वर्णन दे रखा है।
तो ऐसे भी पूछ लेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि अब्दुल रहमान चुगताई की पेंटिंग राधिका की विशेषताएं बताइए या राधिका पेंटिंग के बारे में बताइए। तो उसमें बता रखा है, ये चीज़ें भी आ जाएंगी, इनके बारे में भी आ जाएंगी। और राधिका है उसमें एक शर्माती हुई राधिका को दिखाया गया, वो किस कंडीशन में बैठी है वो सारा मैंने लिखवा रखा है। चुगताई की अन्य रचनाएं हैं, एक तो उमर खयाम सीरीज थी, श्रृंखला थी, और सपना, हीरामन तोता, एक पेड़ के नीचे एक महिला, एक संगीतकार महिला, एक मकबरे के पीछे का आदमी, एक कब्र के पास महिला, एक दीपक जलाती हुई महिला। तो ये काफ़ी सारे इनके अदर वर्क्स भी हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। पूछ लेंगे कि अब्दुल रहमान चुगताई की दो रचनाओं के नाम लिखिए या दो पेंटिंग के नाम लिखिए। तो एक तो राधिका है ही, जो कि उसका वर्णन है, जो आपने पक्का याद कर ही रखा है। और एक और इनमें से, जैसे आप हीरामन तोता बता सकते हो, दूसरा एक सपना बता सकते हो, इनमें से कोई भी एक और बता सकते हो, ठीक है। और ये देखिए, ये जो अब्दुल रहमान चुगताई है, ये सांझा का एक वास्तुकार था, मुख्य वास्तुकार था, आर्किटेक्चर था, उस्ताद अहमद, उसके ये वंशज हैं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले किसके वंशज थे, तो मैंने छोटे जो क्वेश्चन कराए उसमें ये क्वेश्चन करा भी दिया है। मेंशन द स्पेशली ऑफ अब्दुल रहमान चुगताईज आर्ट्स। तो ही वॉज बोर्न एज 21 September 1897 AD in a Mughal artist family. Chughtai was a famous, talented, one of the most डिस्ट्रक्टिव पेंटर्स ऑफ द रेनेसेंस, जो पुनर्जागरण काल का एक मुख्य कलाकार था। हिज पेंटिंग्स हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस फ्रॉम इमोशनल एंड एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो सौंदर्य दृष्टिकोण होता है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ही पेंटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम लेजेंड्स। फिर देखिए, ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में हो गया है। लेजेंड्स, फोक टेल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडो इस्लामिक, राजपूत एंड मुगल्स। तो ये चित्र इन्होंने बनाए थे, ठीक है। चुगताई हैड स्टाइलिस्टिक लिंक द रेनोन्ड चाइनीज एंड जापानीज मास्टर। तो चाइनीज और जापानी जो मास्टर उनके साथ इनके स्टाइलिक लिंक थे, ठीक है। राधिका इज हिज फेमस पेंटिंग, राधिका इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। अदर वर्क्स ऑफ चुगताई, तो ये हो गया उमर खयाम सीरीज हो गया, ड्रीम हो गया, हीरामन तोता हो गया, ए वुमन अंडर ए ट्री हो गया, म्यूजिशियन वुमेन हो गया, मैन बिहाइंड ए टोमस्टोन, समाधि के पीछे, वुमेन नियर ए ग्रव, और कब्र के पास महिला, वुमेन लाइटिंग लैंप, और महिला दीपक जलाते हुए, ठीक है। फिर देखिए, मैंने जेमिनी राय का भी कलात्मक परिचय है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी डाल दिया। इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को जेमिनी राय इस बार। जेमिनी रॉय ने आरंभ में पश्चिम शैली पर आधारित चित्र बनाए थे, यानी इन्होंने भी यूरोपीय पश्चिम शैली का पीछा किया था। बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित हुए थे ये, जब इन्होंने बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार सुना ना, तब ये बंगाल शैली से काफ़ी प्रभावित हुए थे। परंतु फिर ये इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल में जो भ्रमण करना शुरू कर दिया। बंगाल की जो लोक कला है और बिहार की जो पटचित्रण है, क्लॉथ जो पेंटिंग है, जिनको पोस्टर्स भी बोल सकते हैं, तो बिहार के पटचित्रण और बंगाल की लोक कला से ये प्रभावित हुए थे। यहाँ पे देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जेमिनी राय कौन सी कला से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो बंगाल की लोक कला और बिहार के पटचित्रण से प्रभावित हुए। और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने फिर ग्रामीण लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की। ग्रामीण लोक कलाएं कौन सी होती है, जो कुम्हार हैं वो जो अपना काम करते हैं, जो बुनकर हैं जो अपना काम करते हैं, जो खिलौने बनाने वाले हैं वो अपना काम करते हैं, उनसे प्रेरित होकर के और अपना कला कार्य इन्होंने किया था, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सा आर्टिस्ट है जो ग्रामीण लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण करके और उन्होंने अपना कार्य किया, तो वो जेमिनी राय आएंगे, ठीक है। उन्होंने पुस्तक चित्रण भी किया था, भित्ति चित्रण भी किया था, यानी बुक है उनका भी डिपिक्शन किया था इन्होंने, और वॉल पेंटिंग भी बनाई थी। दीवारों पे जो चित्र बनते हैं उनको भित्ति चित्र कहते हैं। पट चित्रण भी किया था, यानी कपड़े पे पेंटिंग होती है। ये सभी प्रकार की रचनाएं इन्होंने की थी, ठीक है। सरल व प्रभावपूर्ण रंग योजना, अच्छी रंग योजना इनके चित्रों में, स्पष्ट रूपरेखा, यानी चित्र है वो, उनकी रेखाएं हैं वो उलझाने वाली नहीं होती थी, समझ में आने वाले इनके चित्र होते। संयोजन की सरलता, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो संयोजन होता है चित्र में, वो बहुत सरल था। ये इनकी खास विशेषता है इनके पेंटिंग्स की। तो अलग से इनकी पेंटिंग्स की विशेषताएं भी पूछ लेते हैं। संयोजन क्या होता है चित्र में, चित्र का जो शीर्षक होता है उसके अकॉर्डिंग सभी आकृतियों को हम अच्छे से किसको किस जगह रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको बोल दिया जाए पनघट का सीन बताइए, तो आपका पनघट हो गया, शीर्षक टाइटल हो गया, और उसको आप पनघट में आप कौन कौन सी चीज़ों को, कुआं कहाँ बनाते हो, पनिहारी को कहाँ बनाते हो, घर पेड़ पौधे कहाँ बनाते हो, वो सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोजन हो जाता है। तो वो गजब का था इनकी पेंटिंग्स में, ठीक है। और फिर देखिए जेमिनी रॉय ने, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये,
जेमिनी अगर आपसे पूछ ले कि जेमिनी रॉय ने अकादमिक शैली को छोड़ने के बाद कौन सी शैली को अपनाया था, तो आप बताओगे जेमिनी रॉय ने पेंटिंग की अकादमिक शैली को छोड़ने के बाद अपने चित्रों के लिए ग्रामीण बंगाल के दैनिक जीवन के, पहले हमने बात की ना, इन्होंने पश्चिम शैली का अनुसरण किया, फिर इन्होंने क्या किया कि उससे संतुष्ट नहीं हुए तो ये बंगाल में एंटर हुए थे, बंगाल से ली, फिर बंगाल स्कूल से भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, तो फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल के जो दैनिक जीवन के लोग हैं, ग्रामीणों का जो जीवन है वो चित्रित किया था। तो बंगाल के अकादमिक शैली को, एकेडमिक स्टाइल को छोड़ने के बाद इन्होंने ग्रामीण बंगाल के दैनिक जीवन के सुख दुख, धार्मिक विषय जैसे रामायण है, श्री चैतन्य है, राधा कृष्ण है और ईसा मसीह जैसे विषयों का चयन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेमिनी रॉय ने एकेडमिक शैली को छोड़ने के बाद कौन सी शैली को अपनाया था, किस प्रकार के चित्रांकन उन्होंने किए थे। ठीक है, तो फिर देखिए बंगाल शैली के प्रमुख जो चित्र हैं वो आ जाएंगे, और इसका देखते हैं जेमिनी रॉय का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये यहाँ देख लेंगे, गिव एन आर्टिस्टिक इंट्रोडक्शन टू जेमिनी रॉय। तो इनका जो कलात्मक विशेषताएं हैं उसका परिचय देना है। तो जेमिनी रॉय इनिशियली मेड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन द वेस्टर्न स्टाइल, इनिशियली यानी आरंभ में ये वेस्टर्न स्टाइल को ज़्यादा महत्व देते थे। लेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बंगाल स्कूल, बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित हुए, बट नॉट बीइंग सेटिस्फाइड इवन विथ दैट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोक आर्ट ऑफ बंगाल एंड द पेंटिंग्स ऑफ बिहार, पोस्टर्स या क्लोथ पेंटिंग्स, ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम रूरल फोक आर्ट्स। तो फिर ये क्या हुआ, पहले इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को अपनाया, फिर उसके बाद में प्रभाव बंगाल स्कूल से प्रभावित हुए, फिर वहीं से सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर जो बंगाल की लोक कला और पटचित्रण है बिहार के, उनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, इनसे प्रभावित हुए और इन्होंने रूरल फोक आर्ट्स को अपनाया था। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय पोटर वेयर्स, डोल एंड टॉय मेकर्स, और वहाँ पर ये जो पोटर्स हैं, कुम्हार हैं, वेयर्स जो बुनकर हैं, जो खिलौने बनाने वाले हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। दे डिड देयर आर्ट वर्क, और इसी प्रकार का काम इन्होंने कार्य करना शुरू किया। ही क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ बुक इलुस्ट्रेशन, म्यूरल इलुस्ट्रेशन एंड क्लोथ इलुस्ट्रेशन, ETC। इन्होंने अलग अलग प्रकार का क्रिएशन किया था, काम क्रिएट किया था। जैसे बुक इलुस्ट्रेशन का मतलब बुक चित्रण करना, म्यूरल होते हैं भित्ति चित्र, म्यूरल भित्ति चित्र हैं, वॉल पेंटिंग भी इनको बोल सकते हैं, तो म्यूरल बनाना, क्लॉथ इलुस्ट्रेशन यानी पट चित्रण बनाना, ये सभी प्रकार के काम है वो जेमिनी रॉय ने किए थे। सिंपल एंड इफेक्टिव कलर स्कीम, इनके चित्रों में साधारण और प्रभावी रंग योजना थी। क्लियर आउटलाइन, रेखांकन है वो स्पष्ट था, समझ में आने वाला, और सिंपलिसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन है वो सरल था, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पेंटिंग, ये इनके चित्रों की विशेषताएं हैं। जेमिनी रॉय आफ्टर गिविंग अप द एकेडमिक स्टाइल, एकेडमिक स्टाइल को छोड़ने के बाद उन्होंने कौन सी कला अपनाई थी, ऑफ पेंटिंग चूज सब्जेक्ट सच एज द जॉय एंड सोरो एंड डेली लाइफ इन रूरल बंगाल, रिलीजियस थीम्स, रामायण, श्री चैतन्य, राधा कृष्ण एंड जेसस क्राइस्ट फॉर हिज पेंटिंग। एकेडमिक शैली को छोड़ने के बाद इन्होंने गांव के जो दैनिक जीवन है, जो डेली लाइफ है, उसको चित्रित करना शुरू कर दिया। साथ ही इन्होंने धार्मिक थीम्स भी, जैसे रामायण है, श्री चैतन्य है, राधा कृष्ण है एंड जेसस क्राइस्ट, ईसा मसीह है, जैसे विषय है वो पेंट करने शुरू कर दिए थे। तो जेमिनी राय के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपका टाइम भी लगता है। तो देखिए बंगाल शैली के प्रमुख इतने सारे चित्र हैं। मिट्टी का टिल्लर नंदलाल बोस ने बनाया था। रासलीला छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया था। राधिका अब्दुल रहमान चुगतई ने बनाया था। रात्रि में सैर या रात में सैर गगनेंद्र नाथ ने बनाया। समुद्र के गौरव पर विजय पाने वाले राम, ये राजा रवि वर्मा ने। बच्चे के साथ महिला, ये जेमिनी रॉय ने बनाया। यात्रा का अंत, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 पेंटिंग है, सातों इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी एक पर टिप्पणी पूछ सकते हैं। 3 एंड 4 का क्वेश्चन, 3/4 का क्वेश्चन यहाँ से भी। तो ये जो वर्णन करवा रखे हैं मैंने मेरे स्टूडेंट्स को करवा रखे हैं, और आपने भी इनके जो वर्णन कर रखे हैं, तो सभी के वर्णन एक बार जरूर आप एग्जाम से पहले रीड करना। इनमें से छोड़ना नहीं है आपको। 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से 3/4 के, तो उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काम है, और इसी के साथ मैंने जो 6 के चैप्टर से महत्वपूर्ण जो फैक्ट निकल के आ रहे थे वो सारे मेरे हिसाब से तो करवा दिए हैं।
और बाकी देखो बोर्ड क्लास का जो पेपर है उसके लिए मैं ये लिखित में सबूत नहीं दे सकती कि यही वाला क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, हाँ, हम इतनी कोशिश रहती है कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बच्चों को करवाई जाए, उससे वंचित नहीं रखा जाए। और बाकी तो आप अच्छे से पेपर करोगे, अच्छा पेपर आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंक के साथ आप याद करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके ऑल सब्जेक्ट में। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट है वो मिलने वाला है। और वीडियो को आप पूरा देखोगे, अगर आपको मेरी मेहनत में कुछ लगे कि वाकई मैम ने मेहनत की है तो आप एक लाइक और कमेंट कर दिया करें, और आगे से आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद एंड गुड नाइट।